जो एयर डिफेंस सिस्टम जो कोलैप्स किया है अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान का, तो चाइना ने भी एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने की कोशिश की, जैसा सिंदूर में किया था, और रशिया ने भी की थी। दोनों में कौन सक्सेसफुल ज़्यादा जा रहा है? चाइनीज माल है, चल जाए तो सालों चले, नहीं तो शाम तक गारंटी नहीं है। और पाकिस्तान को उन्होंने पिटवाया है ना, और अब ईरान को भी उन्होंने दिए थे, वहाँ भी जो है वो फेल हुए हैं। तो इसलिए चाइना के लिए ये बड़ी वरीसम बात है कि भाई उनका जो दे रहे हैं, लेकिन जो डिकॉयज उन्होंने दिए हैं चाइना से, तकरीबन 9-10 लाख इन्होंने डिकॉयज लिए हैं, इन्फ्लेटेबल हवा से भरने वाले जो टैंक्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, मिसाइल बेसिस के जो उसमें हवा भरो तो बिल्कुल ऊपर से एग्जैक्टली वो लगते हैं। और बहुत मुमकिन है कि अमेरिकन फाइटर जेट्स और अमेरिकन ड्रोन्स एंड मिसाइल्स उन डिकॉयज को जो है ना बर्बाद करके खुश हो रहे हैं, गुब्बारों को मतलब बर्बाद करके खुश हो रहे हैं। अच्छा, मतलब ईरान के एक्चुअल टारगेट्स पर, मिलिट्री टारगेट्स पर वो नहीं पहुंच पाए हैं, और खींच में आकर, मेरा अपना आकलन है, इसीलिए उन्होंने सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया। अच्छा, जैसे अमेरिका बार बार बोल रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा कि हम अपने यूएस डिफेंस को ईरान में उतारने पे विचार कर रहे हैं, ये कई दिनों से बोल रहे हैं, लेकिन उतारने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड, पैदल सैनिकों को, और वो उसके पहले उन्होंने कुर्दिस्तान को भड़काने की कोशिश की, लेकिन संभव ही नहीं है। यूएसए के अंदर में रिवोल्ट हो जाएगा। जो सबसे बड़ी चीज जो यूएसए का आम नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता है वो है बॉडी बैग्स। जब उनके सैनिकों के जो पार्थिव शरीर है वो एयरक्राफ्ट से नीचे उतरते हैं तो वहां रिवोल्ट हो जाएगा। और सिर्फ इसी डर के कारण जो है यूएसए ने अभी तक, आप बताइए ना, नाटो देशों के जो सैनिकों को ज्यादा इस्तेमाल किया गया, यूक्रेन में किया ना, अपना किया ना, तो वो समझ गए ना नाटो देश क्योंकि अब देखिए भौगोलिक स्थिति देखिए ईरान की। ईरान तो चाहता है कि बल्कि वो अपने सैनिक या कमांडोज और ये उतारे, और वो बॉडी बैग्स भर के प्लेन जब वापस जाएंगे तो यूएसए के अंदर में रिवोल्ट हो जाएगा। अरे जैसा अफगानिस्तान में हुआ था उससे ज्यादा, वियतनाम से भी ज्यादा, उससे ज्यादा होगा। वियतनाम में तो खैर गुरिल्ला वॉर थी, वहां के तो वो थे, और ये चीज वेनेजुएला में होने वाली है। आप मेरी बात को मार्क करिए कि वेनेजुएला में वियतनाम की तरह से ही गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट होने वाली है या हो चुकी होगी। और आईआरजीसी जो है जी, वो नॉर्मल आर्मी से अलग है। वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज के को भी देखती है, और वो खेमनेई परिवार के हिसाब से, लीडर के हिसाब से चलती है। बेसिकली तो वो भी गुरिल्ला वार में ट्रेंड है। बेसिकली क्या है सर कि जो बाहरी देशों पर अटैक करने के लिए मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, और वहां पर जैसे हमारा रॉ है, मोसाद है, या वो है, उस सबको कंट्रोल करता है आईआरजीसी। और आईआरजीसी का डायरेक्ट जो है वो पॉलिटिकली कंट्रोल है। और जो नॉर्मल आर्मी है वो नॉर्मल अलग है। उसके अलावा उनके पास में एक बहुत ही जो ताकतवर संगठन है बासीज, वो हर गली में, हर मोहल्ले में है। उसका इस्तेमाल करके जेएनजी आंदोलन को जो है दबाया गया। अच्छा, आपने सारी चीज बताई, लेकिन रशिया का रोल इस ईरानी को सपोर्ट करने में, जिसके कि अमेरिका बहुत आरोप लगा रहा है खींच में, झुंझलाहट में, क्योंकि वो जिस तरह से जितनी जल्दी इस युद्ध को समाप्त करना चाहता था, वो अब उसके मंसूबे पानी फिरता नजर आ रहा है। तो वो क्या, आपको क्या लगता है कि वो रशिया की क्या भूमिका, मतलब कितनी भूमिका आप उसमें देख रहे हैं इसको लंबा खींचने में, देखिए ईरान को सपोर्ट करने में? खबरें तो आ रही हैं कि एयरक्राफ्ट्स, मिलिट्री साजो सामान लेकर उतर रहे हैं। कितनी सच है? और डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है। कितना सच है, कितना सही है, वो आज की तारीख में इसका जो है कहना मुश्किल है। बट चाइना और रशिया, उनके पास में बहुत कम चॉइस है ईरान को मदद ना करने की। उनको ईरान की मदद करनी पड़ेगी, वरना ईरान के बाद में नेक्स्ट टारगेट कौन? ईरान के बाद में नेक्स्ट टारगेट कौन? ये लोग होंगे। क्योंकि ईरान में अगर मान लो कब्जा कर लिया और वहां पर मजबूत वो बना लिया, तो जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है
यूएसए का, वो इतना बड़ा हो जाएगा कि चाइना, रशिया, इंक्लूडिंग इंडिया, हम लोग खतरे में आ जाएंगे। ट्रम्प साहब ने तो पाकिस्तान को भी अपने पाले में करने के लिए काफी कवायद की। मुनीर साहब को घर व्हाइट हाउस में बुला के लंच, बहुत महंगा पड़ गया वो लंच उनको, तो मुल्ला मुनीर को। पाकिस्तान को लेके अब अमेरिका का क्या रुख दिखता है आपको? देखिए, अमेरिका की थ्योरी हमेशा रही है यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। अफगानिस्तान में युद्ध करने के लिए यूएसए को पाकिस्तान की जरूरत थी, पाकिस्तान के एयर स्पेस की जरूरत थी, पाकिस्तान के एयर बेसिस की जरूरत थी। उन्होंने उनको खूब चढ़ा के, खूब आर्थिक मदद दे के, खूब हथियार देकर और उनको कर्ज में डुबोया और अपने उनको पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया। जब वहां से बाहर निकले तो पाकिस्तान को छोड़ दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी प्लीज। कि ये ईरान से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है बलूचिस्तान, जो कि लंबे समय से अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है, और उसके लिए उसने पाकिस्तानी सेना और पुलिस को नाकों चने चबवा दिए हैं। उसका क्या फ्यूचर दिखता है इस अगले सिनेरियो में? केवल देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्सेस और ऐसे 10-12 जो संगठन, पहले वो अलग अलग काम कर रहे थे। उनकी जो शक्ति थी वो डिसिपेट हो रही थी, बिखरी हुई थी। अब वो एकजुट हो गया है। जफर एक्सप्रेस याद है आपको? पूरी एक ट्रेन को, पूरी फौजियों से भरी हुई ट्रेन को, पाकिस्तान आर्मी के सैनिकों से भरी हुई ट्रेन को अपहरण कर लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्वेटा बलूचिस्तान का हिस्सा है। क्वेटा के अंदर में पाकिस्तान की एक डिवीजन है। पाकिस्तान का जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, एक बहुत प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसा हमारा ऊटी में, वेलिंगटन में है, वो वहां पर है। उनको उनकी फोर्सेस को फ्री मूवमेंट नहीं करने दिया जा रहा है। यानी कि एक डिवीजन वर्थ फोर्स को वहां पर टाई डाउन कर दिया गया है कि वो वहां से निकल नहीं सकती। अब इसी से संबंधित एक चीज और ये देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की चल रही है। अफगानिस्तान और तालिबान उनको खूब अच्छी तरीके से सबक सिखा रहे हैं। नीचे बलूचिस्तान, नीचे सिंधु देश, अब इधर पीओके पे आ जाइए। अब सवाल ये है कि पीओके हमें पीओके लेना चाहिए। मेरा विचार सोचना यह है कि पीओके तो अपने आप हमारे पास में आएगा। पीओके लेने की बजाय जो गलतियां हमने 65 की लड़ाई में करी हैं, 71 की लड़ाई में करी हैं, हाजी पीर जैसे इतने बड़े पास को हमने दे दिया, वो जो डिफेंसिव पोस्चर है हमारा, उसको इंप्रूव करने का टाइम आ गया है। ये एक अवसर है हमारे लिए, और मुझे यकीन है कि हमारे देश के जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक यस हमारे उसको सोच रहे होंगे इसके बारे में। और गिलगिट बाल्टिस्तान तो वहाँ के लोग तो हमारे से मिलना चाहते हैं। इनफैक्ट सीपेक को तो कश्मीर से भी ज्यादा खूबसूरत है। हमारा शारदा मंदिर वहीं है, इतना बड़ा शारदा पीठ है एक, वो वहीं पे तो है। तो ये लोग हुंजा जो प्रांत ट्राइब्स है वो उधर से। क्या चाइना इनको आसानी से लेने देगा भारत को? देखिए, चाइना दिखावा ज्यादा है, ग्राउंड पर कम है। भारत 1962 वाला नहीं है, भारत 1971 वाला भी नहीं है। दोनों में फर्क है। 1962 में ना हमारे पास में पॉलिटिकल लीडरशिप थी, और ना हमारे पास लड़ाई लड़ने के लिए साजो सामान था, और ना हमारे को, आपको मालूम होगा कि इंडियन एयरफोर्स को 1962 की लड़ाई में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई। ये डॉक्यूमेंटेड है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप सोचती थी कि चाइना और नाराज हो जाएगा। अरे भाई, तुम्हारा इतना बड़ा इलाका कब्जा कर रहा है, वो सारा कुछ तुम्हारे सैनिकों को जो है वो मार रहा है, और फिर आप अपने एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 65 में हमारे को। अच्छा, आप अभी जैसे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खासतौर से गलवान घाटी और डोकलाम वगैरह एरिया में और अरुणाचल के तवांग एरिया में चाइना की घुसपैठ की बात करते हैं, लेकिन जैसा कि मेरी जानकारी है, शायद आप उसको ज़्यादा पोस्ट कर पाएंगे, कि यूपीए की जो गवर्नमेंट थी उसके दौरान भी करीब 8000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया था, जिसकी कोई भनक भी किसी को नहीं लगना। अक्साई चीन एरिया में, चीन ने, अक्साई चीन एरिया है जो, वो वहां पर ये फैक्ट है। हाँ, तो उसके बारे में क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? देखिए, जितनी भी जमीन, जयशंकर जी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आप उनका लोकसभा में स्पीच पढ़ी देखिए, उनका पहला क्वेश्चन ही यही है कि हमारे समय में, हमारी गवर्नमेंट के टाइम में 1 इंच जमीन हमने नहीं दी है।
और ये फैक्ट है। जो आपने पहले दे दी है उसका हमारे को ब्लेम कैसे कर रहे हो आप? नंबर एक। और नंबर दो, वक्त आने पर हम उनको उसको भी लेंगे, लेकिन वक्त तो आने दो। ये चीजें ओवरनाइट थोड़ी होती है। जिस तरीके से कैलाश रेंज के ऊपर पेंगोंगसो लेक के ऊपर जो रेंज है, कैलाश रेंज है, आपके दोपहर मेट्रो में मैंने आर्टिकल लिखा था। तो पेंगोंग जो कैलाश रेंज पे जो हमारी फौज ने लाइट टैंक्स और लाइट आर्टिलरी को चढ़ाकर, और पाकिस्तान का जो मोल्डो जो उनका रेजिमेंटल हेडक्वार्टर था उसके ऊपर में तान दिया था, तो तब सारी स्थिति काबू में आई थी। अच्छा, वो जस्टिस नरवणे की किताब को लेके काफी बवाल मचाया गया, जिसमें कहा जाता है कि मोदी जी ने राजनाथ सिंह जी इसके थ्रू यही मैसेज किया, जो अच्छा लगे, जो उचित लगे करो। तो इसको आप किस वे में लेते हैं? तो देखिए, वही बात है कि राहुल गांधी जी को जो है, जो असली मुद्दे हैं उनको पता ही नहीं। देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए आप जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनकी कमियों को निकालो, उनको आगे मतलब बढ़ाने के लिए जो है ना, आप उनको पुश करो। ये विपक्ष का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन आप मुद्दे क्या उठा रहे हो? जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, आप उसमें बोल रहे हो कि नहीं साहब उन्होंने ये ऐसा बोला था, गलवान में ऐसा हुआ था। नहीं, पर वो जो शब्द है उसके तो दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। एक तो ये कि मोदी अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, और दूसरा ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी को खुली छूट पहले से ही दे रखी है कि आपको जो अच्छा लगे उस समय। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। माने आधा गिलास खाली आधा भरा हुआ। देखिए क्या होता है कि हर लेवल पर, कमांड के हर लेवल पर एक अथॉरिटी होती है कि आप ये कर सकते हैं। किसी लेवल के ऊपर में आप 2 इंच मोटर तक खोल सकते हैं, फिर 81 mm तक खोल सकते हैं, फिर आर्टिलरी खोल सकते हैं। तो अपने अपने लेवल के ऊपर में, आर्मी कमांडर लेवल पर, चीफ लेवल के ऊपर में, अब जब पॉलिटिकल लीडरशिप ये बोल रही है, वो तो ग्राउंड पे नहीं है ना। आपको जो उचित लगे वो करिए, यही बोला। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप ग्राउंड पर हैं, आप जमीनी हकीकत को जानते हैं, मैं आपके साथ में हूं। आप जो करना चाहते हैं, आपको जो उचित लगे वो करो। ऑफ सिंदूर में क्या दिया, क्या क्या बोला था? ऑफ सिंदूर में एग्जैक्टली यही बोला था ना कि मैंने देश की सेनाओं को पूरी छूट दे दी है, जो उनको उचित लगे वो करें, यही था। तो आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से ये उम्मीद करें कि नहीं वो जो पहाड़ी है उस पहाड़ी से बाएं जाकर और दाहिने जाकर वहां पर आप ये करिए? उसका काम नहीं है। अच्छा, ये चलते चलते एक सवाल बताओ, क्योंकि हम फिर से अमेरिका वार को लौटेंगे। जी आइए। कि इस सारे घटनाक्रम में आप देख ही रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन सारे लोगों ने ग्रीनलैंड को लेकर जब अमेरिका ने जो एटीट्यूड दिखाया, उससे अपने आप को अलग कर लिया। नाटो ने कर लिया, नाटो के सारे देशों ने कर लिया, है ना, अलग कर दिया अपने आप को। डेनमार्क, स्पेन भी उसको आंखें दिखा रहा है, फिर वो टैरिफ की धमकी देने लगे। लेकिन जो मिडिल ईस्ट है, जिसने बड़े लाचारगी से, बेबसी में अपनी सुरक्षा की गारंटी के बदले उनके सैन्य बेस बनाने दिए, अब उस मिडिल ईस्ट के क्या हाल हो? उन सैन्य बेस के कारण ही तो बेचारे पिट रहे हैं। और बताओ, उससे उनका जो नुकसान हो रहा है, वो जो है वो आर्थिक खामियाजी भुगत रहे हैं। उनको भी रसद पानी की, अगर उनसे तेल नहीं आ पा रहा है तो उनको रसद पानी भी प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही है, सब्जियां नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या, इसको, इस सिनेरियो को क्या देखते हैं? मिडिल ईस्ट के रूप में क्या बदलाव आएगा? 2 तरीके से मार खा रहे हैं मिडिल ईस्ट, 2 तरीके से मार खा रहा है। पहली बात तो उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो था क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करना। इंडिया, चाइना, सब जगह आप कर रहे थे। हाँ, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेज आ गया। उनका जो प्रोडक्शन उन्होंने अपना कैपेसिटी बनाया हुआ था, जो रखा हुआ था, अब टैंकर्स तो जा नहीं रहे। उस कैपेसिटी को आप कितना टैंकर्स में, जो टैंकर खड़े हुए हैं पोर्ट पर, उसी में भर पाओगे। बाकी आपको जो है, आप प्रोडक्शन अगर कर भी लेते हो तो वो आपका मतलब एज ए वेस्टेज ही होगा। तो उनको प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा तो क्रूड ऑयल के रेट ऊपर जाएंगे। जब क्रूड ऑयल के रेट ऊपर जाएंगे तो हमारी जीडीपी भी आज जाना शुरू हो गया। हाँ, तो अगर ये 150 तक पहुंचती है तो हमारी जीडीपी 100 क्रॉस हो गया, 1 से 1.5% तक डेफिनेटली आज 100 क्रॉस हो गया, $100 बैरल, ये 150 तक जाएगा।
मिनिमम। तो उस हालत में दूसरी तरफ क्या है कि उनका जो रेवेन्यू आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आया। तो वो तो दो तरफ से पिस रहे हैं। मैंने वही के वो क्या वो कहते हैं वो बेगानी शादी में नहीं नहीं जी। वो सदियों ने सता की और कुछ नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या है शेर है वो, हाँ ऐसे ही कुछ है। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, सजा ऐसा कुछ। पाई है, जी। चलिए हम इस चर्चा को यही विराम देते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कर्नल वत्स ने जो चीज़ें रखी, कुछ अनछुए पहलुओं पर आपसे बात की, जो अभी तक आम समझ की भाषा में समझने वाले हमारे देश के आम नागरिक ही नहीं बल्कि विश्व के सारे देशों के लोग इसको दोपहर मेट्रो डिजिटल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझ पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़े रहें। आगे फिर किसी मुद्दे पर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।